नमस्कार। मेरा नाम है सुशील राय सिंघानी। आजकल ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जो बज़वर्ड है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आज के संस्करण में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू व्हीलर्स के बारे में। आईसीई, इंटरनल कंबशन इंजन या पेट्रोल इंजन, इसका जो आविष्कार है वो मिस्टर निकोलस ऑटो ने किया था सन 1876 में। और इस खोज ने मनुष्य के जो रफ्तार का जो स्वप्न देखा था उसको पूरी तरीके से साकार किया है। आज के संदर्भ में यदि हम देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आईसी इंजन के पर्याय के रूप में तेजी से उभर रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 2050 तक ये जो आईसी इंजन्स हैं वो लगभग विलुप्त हो जाएंगे। तो आज की इस कड़ी में हम देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू व्हीलर से संबंधित कुछ आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जो प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं या इंसेंटिव दिए जा रहे हैं इस इंडस्ट्री को, और अंत में हमारी तरफ से जो कुछ सुझाव हैं वो भारत सरकार को या मैन्युफैक्चरर्स को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो बेनिफिट्स हैं उसकी तरफ यदि हम नज़र दौड़ाएं तो सबसे पहली चीज़ है कि इसमें इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत कम होता है और साथ में मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्योंकि इसमें पेट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल चार्ज करना है आपको, और मेंटेनेंस कॉस्ट इस कारण क्योंकि इंजन है ही नहीं, और इसमें जो पार्ट्स हैं वो भी बहुत कम होते हैं। मुख्य रूप से एक बैटरी है, उसके अलावा एक कंट्रोलर रहता है, एक मोटर है और उसके अलावा अंत में ट्रांसमिशन है जो कि व्हील को पावर देता है। तो कम पार्ट्स होने की वजह से इसका जो रखरखाव है या मेंटेनेंस है वो भी कम होता है। एक अन्य बात जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंडस्ट्री के भी कुछ लोग या ज़्यादातर लोग इसको नहीं जानते हैं, कि इनका जो इनिशियल पिकअप, टॉर्क या भार उठाने की जो क्षमता होती है वो आईसी इंजन या इंटरनल कंबशन इंजन या पेट्रोल इंजन के मुकाबले कहीं ज़्यादा होती है। यदि मान लीजिए एक पेट्रोल गाड़ी और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लाल बत्ती पर खड़े हैं और हरी बत्ती होने पर यदि आप एक्सेलरेटर देते हैं तो निश्चित रूप से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो तेजी से निकल जाएगा आगे पेट्रोल इंजन के अपेक्षा। क्यों पिकअप ज़्यादा होता है? क्योंकि यदि आप देखें तो इसमें एक बैटरी है जो कि पावर का सोर्स है, और बैटरी में पावर हमेशा से उपलब्ध रहती है, केवल आपको एक्सीलेटर दे करके उस पावर को निकालना है। लेकिन पेट्रोल इंजन की यदि हम बात करें तो पावर पैदा करने के लिए पहले आपको पेट्रोल और हवा का मिश्रण डालना पड़ेगा, उसके बाद उसमें आग लगानी पड़ेगी, और उसके बाद जो है पावर पैदा होती है, और उसके बाद फ्रिक्शनल लॉसेस के बाद वो व्हील पर पहुंचती है, तो उसमें कुछ समय लग जाता है। तो ये यदि आप देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा टॉर्क के साथ और इनिशियल पिकअप बहुत ज़्यादा होता है यदि बात करें पेट्रोल इंजन्स के मुकाबले। और इसके अलावा यदि हम देखें तो ये नॉइस फ्री हैं, पोल्यूशन फ्री हैं और बिल्कुल वाइब्रेशन फ्री हैं। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका सबसे मुख्य जो अंग है वो है बैटरी, और जो बैटरी इसमें इस्तेमाल की जाती है उसको हम लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो मेटल्स का उपयोग किया जाता है वो है लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और निकल। और यदि लिथियम की यदि हम बात करें तो इसके जो भंडार हैं सबसे ज़्यादा वो चिले में है, जो कि पूरे विश्व के आधे से ज़्यादा यानी 50% से ज़्यादा जो भंडार हैं वो चिली में है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और चाइना, और अंत में यूएसए का नंबर आता है। ये जो बैटरी है उसकी जो इकाई है उसको किलोवाट आवर में नापा जाता है, और इसकी बात हम कुछ देर बाद भी वापस करेंगे। जो मुख्य रूप से बैटरी बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 5 हैं, जो कि पूरी विश्व की जो आवश्यकता है या जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, क्षमता जो है उसका करीब 80% बनाते हैं। सबसे पहली कंपनी है CATL जो कि चाइना की है, उसके बाद LG, पैनासोनिक और BYO, वापस ये चाइना की कंपनी है, और अंत में पैनासोनिक, और अंत में जो है वो सैमसंग, और बाकी जो 19 या 20% है वो अन्य कई कंपनियां जो हैं इसका उत्पादन करती हैं। यदि बैटरी की यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखें तो सबसे ज़्यादा महत्ता है और सबसे ज़्यादा जो लागत है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की
वो बैटरी की ही होती है। ऐसा माना जाता है कि 40% जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो लागत है वो बैटरी की होती है। इस चार्ट में यदि आप देखें तो प्रति किलोवाट आवर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन की जो लागत थी 2010 में वो करीब $1200 के आसपास थी, यानी भारतीय रुपए में करीब करीब 90,000 रुपए। और यदि आज की स्थिति में देखें, यदि 2022 की यदि हम बात करें तो ये लगभग $135 के आसपास है, जो कि करीब करीब 10,000 रुपए प्रति किलोवाट आवर के आसपास आती है। यानी जो बैटरी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है वो करीब 89% कम हो गई है। सामान्यतः जो इलेक्ट्रिक के जो टू व्हीलर्स हैं भारत में बन रहे हैं उनमें जो बैटरी की क्षमता है वो 2.5 से 3 किलोवाट आवर की होती है। यानी यदि 3 किलोवाट आवर का कोई स्कूटर है तो उसमें बैटरी की जो कीमत होगी वो लगभग 30,000 रुपए होगी आज के समय में यदि हम देखें तो। समय के साथ इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो ऐसा मानना है कि 2024 तक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट होगी या जो लागत होगी वो लगभग $100 प्रति किलोवाट आवर के आसपास होगी। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की जो बिक्री है उसके आंकड़े देखते हैं। कैलेंडर ईयर 2021 की यदि हम बात करें तो लगभग 1,42,000 गाड़ियां भारत में बिकी, लेकिन ये अभी भी जो है वो केवल 1% है पूरी यदि दोपहिया वाहन इंडस्ट्री इंडिया की बात की जाए तो अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इसके बिक्री के बढ़ने की या ग्रोथ की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा जो बिक्री करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में आज की तारीख में वो है हीरो, और ये हीरो मोटो नहीं है, ये हीरो स्कूटर कंपनी है, और उसके बाद ओकिनावा का नंबर आता है। मेरा ऐसा मानना है कि 2022 में ये जो टेबल आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा, क्योंकि अभी तमाम कंपनियां जो हैं अपनी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा रहे हैं, और तो ये टेबल बहुत जल्द बदलने वाली है। अब संज्ञान लेते हैं कि भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा इस इंडस्ट्री की तरफ मैन्युफैक्चरर्स को आकर्षित करने के लिए क्या प्रोत्साहन, इंसेंटिव्स या सब्सिडीज दी जा रही हैं। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर जीएसटी मात्र 5% है, जबकि 350 सीसी तक की पेट्रोल मोटरसाइकिल्स पर जो जीएसटी है वो 28% है। भारत सरकार की एक योजना है फेम, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसके तहत टू व्हीलर्स के लिए 2,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो निर्धारित की गई है। इसके अंतर्गत 15,000 रुपए प्रति किलोवाट आवर बैटरी के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है व्हीकल को। यानी यदि किसी स्कूटर में 3 किलोवाट आवर की बैटरी है तो भारत सरकार 45,000 रुपए की जो प्रोत्साहन राशि है या सब्सिडी जो है वो इसके अंतर्गत देती है। तीसरी चीज यदि हम देखें तो विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा भी 5 से लेकर के 10,000 प्रति किलोवाट आवर के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है। अब चर्चा करते हैं मेरे ओपिनियन की, या मेरे जो विचार हैं या मेरे जो सुझाव हैं इस इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए उनके बारे में। सबसे पहले सुझाव भारत सरकार के लिए, मार्केटिंग में पुश और पुल स्ट्रैटेजी होती है। पुश स्ट्रैटेजी के अंतर्गत एक उत्पाद को उपभोक्ता के सामने पुश किया जाता है कीमत को दिखा करके, या फिर उसके जो विशेषताएं हैं या फीचर्स हैं उनको दिखा करके। और मैं ये कहूँगा कि भारत सरकार ने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है। जो भी सब्सिडीज या इंसेंटिव्स उन्होंने दिए हैं विभिन्न मैन्युफैक्चरर्स को इसके लिए, वो सराहनीय है। दूसरी स्ट्रैटेजी होती है पुल स्ट्रैटेजी, जो कि थोड़ी सी मुश्किल है। इसके अंतर्गत मांग पैदा की जाती है जिससे कि उपभोक्ता स्वयं अपना इंटरेस्ट दिखाए उस उत्पाद को खरीदने के लिए। अब इसमें मैं क्या कहना चाहता हूं, आईसी इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जो जाना है वो भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है। उनका ऐसा कहना है कि 2030 तक कम से कम 30% जो आईसी इंजन है या पेट्रोल या डीजल इंजन हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ स्थानांतरित हो जाए। इसको एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। वो पुल स्ट्रैटेजी के अंतर्गत कैसे, जिस प्रकार से सामाजिक कई योजनाएं भारत सरकार ने पिछले कुछ समय पहले की हैं, जैसे छोटा परिवार सुखी परिवार, या फिर स्वच्छता अभियान, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
ये इस प्रकार के अभियान थे जो कि एक आम भारतीय जो जनमानस है वहां तक पहुंचाए गए। मेरा ऐसा मानना है कि यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ लोगों का झुकाव तेजी से लाना है तो इसे भी एक सामाजिक स्कीम की तरह या सामाजिक योजना की तरह समझना पड़ेगा और इस प्रकार के जन आंदोलन को जो है भारत सरकार ने बढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अब मेरी राय, मेरे ओपिनियन, मेरे विचार मैन्युफैक्चरर्स के लिए। सामान्यतः किसी भी विज्ञापन का जो उद्देश्य है वो अपने उत्पाद के जो विशेषताएं हैं वो उपभोक्ता के सामने लाना होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बड़ी जो चुनौती है वो अपने उत्पाद को बेचना नहीं, साथ में जो टारगेट कस्टमर है या जो टारगेट ऑडियंस है उसके सोच के रवैये को परिवर्तित करना भी होता है, जिसे हम पोजीशनिंग बोलते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के संदर्भ में आज की स्थिति में ये जो पोजीशनिंग है वो जिम्मेदारी इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा है। एक विज्ञापन देखते हैं और फिर चर्चा करते हैं इस बारे में। कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। कैडबरीज डेयरी मिल्क, असली स्वाद जिंदगी का। ये कैडबरी का जो विज्ञापन है 1993-94 में पीयूष पांडे साहब ओगिलवी के उन्होंने बनाया था, जिसमें कि शिमोना राशि जो लड़की है वो एक स्टेडियम में प्रवेश करती है और सेलिब्रेट करती है अपने पतिदेव के या अपने बॉयफ्रेंड की जो सेंचुरी है उसको। 1993-94 के ज़माने में जबकि इतने सारे बंधन थे और जो चॉकलेट है वो केवल जो संबंधित थी या वो जो कनेक्टेड थी वो बच्चों के हिसाब से थी, उस जमाने में इस प्रकार की एक क्रांतिकारी जो विज्ञापन है वो बनाना कि एक अडल्ट जो है खुले रूप में सेलिब्रेट कर रही है चॉकलेट के साथ अपने पतिदेव की खुशियों को या अपने बॉयफ्रेंड की खुशियों को। इस विज्ञापन को जो है बोला गया था उस जमाने में हाउ कैडबरी अडल्टेड चॉकलेट, यानी चॉकलेट अब केवल बच्चों के लिए नहीं है। इस प्रकार के जो विज्ञापन होते हैं वो पोजीशन करते हैं कि ये जो चॉकलेट है वो केवल बच्चों की चीज नहीं है, ये अडल्ट के लिए है। तो ये पोजीशनिंग करना और जिससे कि कैटेगरी एक्सपेंशन भी होता है। यदि 1993-94 में मान लीजिए कि भारत की जनसंख्या 100 करोड़ थी और 20 करोड़ बच्चे थे, तो ये जो अब तक कैडबरी थी वो 20 करोड़ लोगों के लिए ही टारगेट कर रही थी। लेकिन ये विज्ञापन के बाद जो टारगेट ऑडियंस है वो 100 करोड़ हो गया, यानी भारत की पूरा जनता जो है उसको अपने साथ रिलेट कर सकती है, एसोसिएट कर सकती है। तो ये जो भारतीय समाज है और भारतीय सामाजिक परिवेश में यदि हम देखें, एक आम भोक्ता, कस्टमर, एक आम भारतीय या कंज्यूमर, उसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग, पड़ोसी, मोहल्ले वाले, ऑफिस वाले क्या कहेंगे कि आज बबलू के पिताजी जो हैं वो कैडबरी चॉकलेट खा रहे थे। ये एक शर्म की बात हो जाती। लेकिन इस विज्ञापन ने वो जो एक कवच था उसको तोड़ डाला। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा निवेदन भी है सभी मैन्युफैक्चरर से कि ये जो भारत के गुप्ता जी, चौबे जी, चतुर्वेदी जी, शर्मा जी, पांडे जी और पांडुरंग जी, पटेल साहब, चैटर्जी साहब और रामास्वामी जी, उनकी जो ये शंका, भ्रम और डर जो है, लोग क्या कहेंगे कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आया, उस भ्रांति को तोड़ने के लिए, उस कवच को तोड़ने के लिए, उस डर को तोड़ने के लिए, उस शर्म को तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, जरा इस पे सोचिए। तो यदि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। सुरक्षित रहें और मास्क हमेशा पहने रहें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।